हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो आज अपन लेके आए हैं एक छोटी सी यूनिट और वो है सेंटर ऑफ मास। एक छोटा सा टॉपिक जो है सेंटर ऑफ मास, जहां से एक सवाल निश्चित रूप से आता है। ठीक है, तो आओ टाइम ना खराब करते हुए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पता करने के लिए जो फॉर्मूला हम काम में लेते हैं वो कुछ ऐसा है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के लिए अगर मान लीजिए अलग अलग कणों की बात हो रही हो, उनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हों, n पार्टिकल हों, तो कुछ इस फॉर्मूले से अपन ज्ञात करेंगे। आगे देखेंगे इस फॉर्मूले को अपन काम में लेंगे। इसके अलावा और देखो आप, अगर ये छोटी सी थ्योरी वाला एक छोटा सा पार्ट है, एक द्रव्यमान m1, दूसरा द्रव्यमान m2, इनके बीच की दूरी का मान r, द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास यहां, सेंटर ऑफ मास से m1 की डिस्टेंस है r1, सेंटर ऑफ मास से m2 की डिस्टेंस है r2। इसे सेंटर ऑफ मास यूं समझो। तो r1 और r2, m1 और m2 में क्या रिलेशन होता है वो आप ध्यान रखिएगा सर। एक तो ये m1 r1 बराबर m2 r2, मैग्नीट्यूड में, हम यहां डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। m1 r1 बराबर m2 r2। कई बार हमें वो r देता है और r1 पूछ लेता है, बीच की दूरी देता है और r2 पूछ लेता है, ऐसा कुछ है। तो देखो ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। r1 बराबर m2 अपॉन m1 प्लस m2 और उनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो r2 बराबर, r2 क्या है? द्रव्यमान m2 की सेंटर ऑफ मास से पोजीशन है। तो r2 बराबर जिस द्रव्यमान से आप डिस्टेंस लेते हो उसे छोड़ो, दूसरे वाला द्रव्यमान लो, मतलब m1 लो, फिर दोनों को जोड़ के भाग लगा दो, टोटल दूरी से गुणा कर दो, बस। देखो यहां भी ऐसा लिया है, जब आप r1 लो ना, जहां से दूरी ले रहे हो उसे छोड़ो, दूसरे वाला द्रव्यमान लो, फिर दोनों को जोड़ के भाग लगा दो, टोटल दूरी से गुणा कर दो। ऐसी ही एक ट्रिक आती है प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में। दो प्रतिरोध R1 और R2 हैं, धारा I1 और I2 बहती है, टोटल धारा I है। I1 का मान क्या होगा, I2 का मान क्या होगा, वो जब टॉपिक आएगा तब बताएंगे। ऐसी ही से ट्रिक बना लो ना। क्या आप R1 ज्ञात कर रहे हो, जिस द्रव्यमान से दूरी ज्ञात कर रहे हो इसे छोड़ो, दूसरे वाला द्रव्यमान लो, दोनों द्रव्यमानों को जोड़ के भाग लगा दो और टोटल दूरी से गुणा कर दो। R2 बराबर जिस द्रव्यमान से दूरी ले रहे हो उसे छोड़ो, दूसरे वाला द्रव्यमान लो m1, दोनों को जोड़ के भाग लगा दो, r से गुणा कर दो। और इसके अलावा इस द्रव्यमान केंद्र से गुजरती हुई और लंबाई के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान अगर कोई पूछे, सेंटर ऑफ मास का मान, जो कि रोटेशन से रिलेटेड है, लेकिन ये टॉपिक वहां नहीं लिया हमने, यहां लिया है। तो वास्तव में ICM का मान होगा कुछ ऐसा। वास्तव में ICM का मान वैसे तो यूं होगा, भाई दो कण है ना और इसके सापेक्ष पूछ रहा है, तो देखो जो हम जानते हैं वो है m1 r1 स्क्वायर, ये पहले कण के लिए, फिर m2 r2 स्क्वायर, ये दूसरे कण के लिए। ये सही आंसर है, ये बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन वो r1 r2 देगा ही नहीं, वो हमें केवल r देगा। अब आप यहां r1 और r2 का मान यहां से रखो और फिर सोल्व करो, तो लास्ट में एक निचोड़ जो आता है वो आता है ICM बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r स्क्वायर। हां, इसे याद रख लो, है भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बता दूं आपको। इसे ICM इक्वल टू म्यू r स्क्वायर कहते हैं। म्यू, ये जो ब्रैकेट वाली राशि है इसको अपन ने म्यू कह दिया और इसका नाम है सम्मानित द्रव्यमान, रिड्यूस मास। म्यू को बोलते हैं रिड्यूस मास, सम्मानित द्रव्यमान, जिसकी वैल्यू ऊपर द्रव्यमान को गुणा करना, नीचे जोड़ना। इस पे भी सर सवाल पूछता है, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। किसके बारे में?
सम्मानित द्रव्यमान के बारे में, द्रव्यमान m1, द्रव्यमान m2, और इस युग्म के लिए जो सम्मानित द्रव्यमान लिया जाएगा वो m1 m2 ऊपर गुणा करना और नीचे जोड़ना। और इसमें एक खास बात, और वो खास बात ये कि म्यू का मान m1 से भी कम होगा और म्यू का मान m2 से भी कम होगा। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है सर। यानी कि m1 और m2 चाहे कुछ भी हो, म्यू का मान m1 से भी कम होगा, m2 से भी कम होगा। ठीक, इसका मतलब म्यू किसके नजदीक होगा? जिसका द्रव्यमान कम है उससे भी कम होगा। सोचो, m1 और m2 दे दिया और म्यू का मान कम द्रव्यमान से भी कम होगा, लेकिन किसके नजदीक होगा? कम द्रव्यमान के नजदीक होगा। ऐसा सवाल आरपीएस ने ग्रेड सेकंड में पूछ लिया है सर। ऐसा सवाल कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1836 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप m ही ले लो। तो कहता है कि इनका जो समानित द्रव्यमान है, इस युग्म का जो रिड्यूस मास है उसकी वैल्यू किसके नजदीक आएगी? तो यार म्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भी कम, प्रोटॉन के द्रव्यमान से भी कम। प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम, और इससे भी कम म्यू का मान। तो म्यू हमेशा कम द्रव्यमान के नजदीक आता है। म्यू की वैल्यू हमेशा कम मास के नजदीक आती है और उससे कम भी होता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, रिड्यूस मास को अभी के लिए आप यूं समझो प्रभावी मास, कि दो द्रव्यमान दे रखे हैं, दो पिंड दे रखे हैं, उनका प्रभावी मास है, उसको अपन रिड्यूस मास या सम्मानित द्रव्यमान कह रहे हैं। और उसकी वैल्यू कुछ ऐसी होती है, सूत्र ऐसा होता है, और ध्यान रखना है कि म्यू m1 से भी कम होगा तो m2 से भी कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये पॉइंट तो चल रहे थे हमारे। देखो आप, द्रव्यमान केंद्र, एक सूत्र, पहला पॉइंट खत्म, दूसरा सूत्र खत्म। बस सम्मानित द्रव्यमान को समझाने के लिए हम यहां आ गए, ये भी खत्म। फिर आप तीसरा पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बाह्य बल की अनुपस्थिति में, मतलब बाहर से बल नहीं लगना चाहिए, इंटरनल फोर्स भले ही लगो, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, आंतरिक बल है, स्प्रिंग बल है, आंतरिक बल है, कूलाम बल है, आंतरिक बल है, जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करने वाले बल हैं वो आंतरिक बल हैं। बाह्य बल की अनुपस्थिति में, मतलब बाह्य बल का मान टोटल 0 होना चाहिए सर। इसका ये मतलब, आप बेकार की बात क्यों करें अपन, बाह्य बल का मान 0 है, आंतरिक बल लग सकता है। आंतरिक बलों के प्रभाव में निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग हमेशा नियत रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर पहले किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है तो बाद में भी 5 मीटर पर सेकंड होगा। अगर पहले शून्य है तो बाद में भी शून्य होगा। अगर बाह्य बल नहीं लग रहा है तो बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, आंतरिक बलों के प्रभाव में द्रव्यमान केंद्र का वेग हमेशा नियत होता है, हमेशा 0 नहीं। वहां एक ऑप्शन ऐसा आएगा हमेशा 0 होता है, नहीं भाई 0 नहीं, 0 हो भी सकता है और नहीं भी। पहले 0 है तो बाद में भी 0 रहेगा, पर अगर पहले 5 मीटर पर सेकंड है तो बाद में भी 5 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, फिर और चीज देखो, सेंट्रोमास की स्थिति ज्यादा द्रव्यमान की तरफ होती है। जिधर द्रव्यमान ज्यादा होगा, ये एक छोटी सी लाइन है, और ये लाइन वैसे देखा जाए तो कि क्या ही जरूरत थी सर इसकी, किताबों में कहीं मिलती भी नहीं है, मिलती का क्या, कोई लिखता ही नहीं है। लेकिन सुनो, कई बार बिना पेन उठाए जवाब देने के लिए ये लाइन बहुत काम की है। द्रव्यमान केंद्र ज्यादा द्रव्यमान के नजदीक मिलेगा। समझाता हूं इसे मैं। देखो, जैसे मैं इसकी बात करूं, इस बॉडी की बात करूं, और इसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर है, और इस बिंदु O से अगर कोई पूछे कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी, हमें नहीं पता क्या होगी, लेकिन हमें यह पता है कि बीचों बीच तो नहीं होगी, ज्यादा द्रव्यमान की तरफ होगी। सेंट्रोमास को आप यूं समझना सर,
अगर आपको देख पा रहे हो तो ये है, इस मेरी अंगुली पर है सेंटर ऑफ मास। ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे पेन का द्रव्यमान इसी बिंदु पर केंद्रित हो गया है। तो द्रव्यमान केंद्र होता क्या है? किसी निकाय, किसी सिस्टम, किसी पिंड का वह बिंदु जहां पूरा द्रव्यमान सेंट्रेट माना जा सकता है, केंद्रित माना जा सकता है, उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ठीक, सममित वस्तु में जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, द्रव्यमान केंद्र बीच में आएगा। वर्ग है, द्रव्यमान केंद्र बीच में आएगा। आयत है, द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल बीच में आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा। ऐसा है। अगर मैं बेलन की बात करूं तो भी बिल्कुल मध्य में आएगा। ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। पर ये बॉडीज तो कैसी हैं? सिमेट्रिकल बॉडीज हैं, सममित हैं। तो सममित वस्तु का द्रव्यमान केंद्र हमेशा उसके ज्यामितीय केंद्र पे ही होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। लेकिन यार ये वस्तु सममित नहीं है, तो फिर क्या करना है? ध्यान देना, दो बातें याद रखनी है। एक लाइन वो बनाओ जो लाइन उस पिंड को दो बराबर बराबर भागों में बांट सके। बना लिया। अब इस लाइन पर ही सेंटर ऑफ मास मिलेगा और ज्यादा द्रव्यमान के नजदीक मिलेगा। तो हमने क्या किया? एक लाइन खींच ली, क्योंकि ये लाइन इन दोनों को बराबर बराबर बांटती है, तो द्रव्यमान केंद्र मिलेगा तो इसी लाइन पर। लेकिन यहां से 5 मीटर पे नहीं मिलेगा, बल्कि 5 से ज्यादा। हमें नहीं पता कितना होगा। एक बात ध्यान रखना, हमें इतना पता है कि द्रव्यमान केंद्र 5 मीटर से तो दूर मिलेगा और 10 मीटर से पहले मिलेगा। अरे सेंटर मास यहां थोड़ी मिलेगा, इस वाले पिंड में। तो 5 मीटर से ज्यादा और 10 के बीच में। यकीन करो, अगर ये बात हमारे दिमाग में रही ना, कई बार हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। सवाल को सॉल्व करने के लिए, आंसर की भरने के लिए जरूरत है, पर उस सवाल को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी सेंटर ऑफ मास में। ठीक है, मान लेते हैं सर। और बताओ कुछ? बताता हूं, और भी बताता हूं। तो भाई जो सममित वस्तु है उनका द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल बीच में होता है। और अगर इस तरीके से बटा हुआ हो, वितरणी कुछ इस तरीके का हो, सममित वस्तु नहीं हो, तो द्रव्यमान केंद्र ज्यादा द्रव्यमान के नजदीक होता है। ठीक, मान लेते हैं। आगे बढ़ो। और कुछ कह रखा है क्या? हाँ, एक चीज और, इनका तो सेंटर पे होता है, पर इसका सर हम ज्ञात कैसे करें? तो इसका ज्ञात करने के लिए आगे सूत्र दिया गया है। ये देखो, सममित द्रव्यमान वितरण, द्रव्यमान का वितरण है वो सममित है, मतलब कोई सूत्र बन सकता है इसमें। सममित द्रव्यमान वितरण के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ये देखिए सर, आप यूं समझना, ये बिंदु O है और सेंटर ऑफ मास की स्थिति होगी कहीं ना कहीं यहां। तो अपन को ज्ञात कैसे करना है? एक्सीएम बराबर dm डॉट x और फिर dm का समाकलन। अच्छा सर, समाकलन क्या कहता है? इस साइड की लंबाई 0 से लेकर के L, 0 से लेकर के L, ऐसे कह सकते हो आप। अच्छा, ये dm क्या है? एकांक लंबाई का द्रव्यमान। नहीं 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 नहीं, आपने जो अल्पांश लिया है उसका द्रव्यमान। एकांक लंबाई का द्रव्यमान वो देगा जरूर, लैम्डा देगा। एकांक लंबाई का ये द्रव्यमान है। अब यहां एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान होगा, देखो मान लीजिए ये भी 1 सेंटीमीटर मोटाई की है, ये भी 1 सेंटीमीटर मोटाई की है, ये भी 1 सेंटीमीटर मोटाई की है, पर इसका द्रव्यमान कम, इसका द्रव्यमान ज्यादा, इसका द्रव्यमान और भी ज्यादा। यानी कि 1 सेंटीमीटर चौड़ाई में द्रव्यमान लगातार बढ़ रहा है। तो अब हमें वो सवाल वाला देगा कि बढ़ कैसे रहा है, तो वो बोलेगा एकांक लंबाई का द्रव्यमान लैम्डा, जिसे हम रेखीय द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। मतलब एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान मतलब dm अपॉन dx। सर ये नहीं समझे हम, ये छोटा सा अल्पांश काटा है, इसका द्रव्यमान तो है dm और इसकी मोटाई है dx। तो सोचो, अगर dx मोटाई का द्रव्यमान dm हो, इसीलिए एकांक लंबाई का द्रव्यमान dm अपॉन dx होगा। इसी को इसने लैम्डा कहा है। कई बार लैम्डा कह देता है, कई बार रो कह देता है, उसकी मर्जी। हम ज्यादातर सामान्यतया लैम्डा ही पढ़ते हैं, बाकी वो कुछ भी कह सकता है। भाई साहब आपको हटना होगा। ठीक है, तो जब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस प्रकार के पिंडों के लिए सटीक और सही
द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करनी हो तो ये डरावना सा फॉर्मूला और समाकलन वाला फॉर्मूला काम में लेना होगा, शायद हमें पेन ही ना उठाना पड़े। बिल्कुल सर, पेन क्यों नहीं उठाना पड़े? अरे वही कहानी, मान लीजिए यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 10 मीटर है। अब भाई साहब हमें सच में नहीं पता कि इसका द्रव्यमान केंद्र कहां मिलेगा, लेकिन एक बात तो पक्का है कि इसको बराबर भागों में बांटने वाली इस लाइन पर मिलेगा और ज्यादा द्रव्यमान के नजदीक मिलेगा और मिलेगा प्लेट पर ही। तो 5 मीटर से दूर और 10 मीटर से पहले मिलेगा, यहां से इस पॉइंट से। तो अगर मान लो कि वहां ऐसे ऑप्शन होते, इस वाले के लिए वहां ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको 3.2 मीटर, 7.6 मीटर, पूरा का पूरा 5 मीटर, 10.2 मीटर ऐसे मिलेगा। सर ये 5 मीटर से कम है, हो नहीं सकता। सर ये हो सकता है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल बीचों बीच मिलने वाला नहीं है। 10.2 भाई साहब, यहां से 10.2 आप यहां ले रहे हो, ना ना ना, यहां भी नहीं मिलेगा, मिलेगा इसी पर, क्योंकि बॉडी कुछ ऐसी है। अच्छा एक बात और, यह जरूरी भी नहीं है कि द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप से पदार्थ उपस्थित हो, द्रव्यमान उपस्थित हो। मतलब यह जरूरी नहीं है कि वस्तु के आयतन के अंदर ही सेंटर ऑफ मास हो। यहां तो होगा, यहां तो सेंटर ऑफ मास होगा, आयतन में होगा, और यहां जहां सेंटर ऑफ मास होगा वहां पार्टिकल भी होगा। कुछ एग्जांपल देता हूं सर, एक मिनट। ये देखिए, और ये तो थोड़ा सा मुश्किल सा एग्जांपल है। आप ये देखिए, ये वलय है, वलय रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में है, जहां भौतिक रूप से कोई द्रव्यमान उपस्थित नहीं है। तो बात यह है कि यह जरूरी नहीं कि द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप से द्रव्यमान की उपस्थिति हो भी सकता है और नहीं भी। अच्छा यहां देख लो, एक छड़ है, अब इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कैसे बताएं? तो इस छड़ की ज्ञात करो, पहले तो ज्ञात कर लिया सर, ये यहां पर होगा पक्का बीच में। इसकी भी ज्ञात करो, यहां होगा पक्का बिल्कुल बीच में। अब इन दोनों को आपस में ऐसे मिला दो, अब सेंटर ऑफ मास यहां कहीं मिलेगा, जहां भौतिक रूप से कोई भी द्रव्यमान उपस्थित नहीं है। ये छोटी मोटी बातें सेंटर ऑफ मास को लेके, जो मैं उम्मीद करता हूं कि थ्योरी आपने पढ़ ली होगी। काश हम थ्योरी पढ़ पाते, कसम से काश हम थ्योरी पढ़ पाते, तो सेंटर ऑफ मास क्या, सब आसान, सब आसान। सवाल मैं थोड़ी सोल्व करता, सवाल अपन सब मिलके सोल्व करते, बहुत बहुत क्या कमाल के सोल्व करते हैं। लेकिन अब हमारे सामने ये कि बस घंटे भर की क्लास, बल्कि उससे भी कम रखी जाए और इसमें सारा कवर हो, और कोशिश हमारी ये है कि सारा कवर हो भी रहा है। आओ मेरे साथ। अब सवाल स्टार्ट हो गए सर, देखो इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे हम, सवाल स्टार्ट हो गए। एक बार मैं वापस देख लेता हूं, मेरे हिसाब से कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है कहीं। हाँ, अपन ने पिछले वीडियो में जो रोटेशनल डायनेमिक्स की बात की, अपन ने रोटेशनल मोशन की बात की, घूर्णन गति की बात की, मैंने एक टेबल बनाई थी और उसमें लगभग 13 पॉइंट थे ग्राफ में। उसमें भी यहाँ बोर्ड में जल्दबाजी की वजह से एक पेज छूटा है, देखना 10 के बाद डायरेक्ट 13 आ रहा है, यानी कि उसमें 11 और 12 मिसिंग है। तो 11 और 12 में एक तरफ तो शक्ति है और एक संवेग संरक्षण है, फिर इधर कोणीय संवेग संरक्षण है। सच में उसको याद करके जाना, वो गलती से छूटा है। तो कोणीय संवेग संरक्षण के जो एग्जाम्पल हैं वो भूल मत जाना आप, ठीक है। कोणीय संवेग संरक्षण मैं बताऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक वो तो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि एक गलती से छूटा है, अब मैं ज्यादा क्या बोलूं, उसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन ये वाला टॉपिक खत्म होने के बाद। और एक बार आप वहां जाना, उसमें हल्का सा वीडियो में आपको दिखेगा, तो उसको रोक करके एक बार उतार भी लेना, और बाकी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो मैंने अब इसीलिए मैं वापस आया हूं कि यार जल्दबाजी को छूट ना जाए। ऐसे ही जो हमारा पहला वीडियो था डायमेंशन वाला, उसमें एक क्वेश्चन छूट गया था हमारा, कोई एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट को लेकर के वीमा पूछी थी बीटा की, वो हमारा सवाल छूट गया था। तो जब भी कोई क्लास होती थी उसके बाद 2-3 क्लासों में मैंने उस बात का जिक्र भी किया है, तो आप उससे भी देखना, क्योंकि वो सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आइए सर, तो देखो पहला पॉइंट ये हो गया, वास्तव में दूसरा पॉइंट ये हो गया, बहुत ही बढ़िया सर, आगे बढ़िए। इसको तो समझाया गया है सम्मानित द्रव्यमान को लेकर के। सम्मानित द्रव्यमान के बारे में क्या बोला गया है भाई? हेलो ध्यान दो, सम्मानित द्रव्यमान m1 से भी कम, m2 से भी कम, म्यू बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2।
म्यू हमेशा कम द्रव्यमान के नजदीक मिलता है, उससे कम होता है। सोचो m1 1 है, m2 100 है, अब म्यू का मान 1 से भी कम आएगा तो ज्यादा नजदीक किसके रहा, 1 के ही तो रहा। ऐसा ही कुछ था, ऐसा सवाल आरपीएससी में सेकंड ग्रेड में पूछ चुका है वो। आगे बढ़ो। बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग कांस्टेंट रहता है, बहुत ही बढ़िया। सेंट्रोमास की स्थिति ज्यादा द्रव्यमान की तरफ होती है, अगर बॉडी सममित है तो सेंटर पे, नहीं तो ज्यादा द्रव्यमान के नजदीक होती है। अगर अपन को हल करना हो तो फिर ऐसे हल करते हैं। ये बात बताई हमने। अब सवाल नंबर 1 आ गया सर, ये देखो, ये सवाल एकांक लंबाई का द्रव्यमान उसी से रिलेटेड है जो अभी हम बात कर रहे थे। एकांक लंबाई का द्रव्यमान लैम्डा बराबर dm अपॉन dx जो है, इसका मान ax दिया है, a यहां नियतांक है। छड़ की लंबाई कैपिटल L है, तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताओ। यह सवाल आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आ चुका है, संस्कृत डिपार्टमेंट में आ चुका है। अंतर इतना है कि एक बार लैम्डा बराबर ax बोला, एक बार रो बराबर 3x बोला, ऐसा था। मतलब लैम्डा की जगह रो बोल दिया, एक कांस्टेंट की जगह 3 बोल दिया, पर शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आंसर एक ही आएगा, क्योंकि एक कैंसिल हो जाएगा। आओ इसको अपन आराम से सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, समाकलन हमें आना चाहिए सर। जाके देखो अभी भी क्या लिखवाया था, और ये कह क्या रहा है, एक बात और सुन लो। वो कह रहा है कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान मतलब dm अपॉन dx, इसे कहते हैं एकांक लंबाई का द्रव्यमान। उसका मान है भैया ax, मतलब लैम्डा समानुपाती है x। मतलब ये हुआ कि x का मान बढ़ने पर ये 0 है और x का मान बढ़ने पर एकांक लंबाई का द्रव्यमान बढ़ रहा है। तब से ही हमें पता लग गया कि वास्तव में वो ऐसी प्लेट की ही बात कर रहा है। और यहां मैंने देखो बिल्कुल मूल बिंदु पर यहां कंप्लीट दोनों पॉइंटों को इसीलिए मिला दिया है कि x की वैल्यू 0 होने पर लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये तो सवाल का एक रूप बन रहा है। अब सुनो दूसरी बात, मुझे ऑप्शन देना चाहिए ऐसे सवालों के लिए। मतलब मैं सोल्व भी ना कराऊं वे भी चल जाएगा, पर मैं ऑप्शन ना दूं ये तो फिर सरासर अन्याय है। तो जो सेकंड ग्रेड का पेपर था और उसमें जो कुछ दे रखे थे वो देखो ऐसे थे, जहां तक मुझे ध्यान है। पहला था L/2, 3/2L, तीसरा है शायद 2/3L, चौथा है, इसके बारे में बात करूं तो 4/3L, पांचवा है 3/4L, छठा है कुछ और बोल दो भले। ठीक है, अब इनमें देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा और कौन सा हो सकता है। तो सुनो, अगर अपन देखें यहां तो हमारे जो आंसर हो सकते हैं कि यार ऐसा बता दिया, इसकी लंबाई L बोल दी, द्रव्यमान केंद्र बीच में नहीं होगा बल्कि इधर होगा। बस हमें ज्यादा नहीं पता, हमें यह पता है L/2 से तो रहेगा ज्यादा और L से रहेगा कम। आप यकीन करो वहां एक ऑप्शन मिलेगा, मैंने तो डाले हैं 2, वहां एक ऑप्शन मिलेगा, उसको सोल्व करना है। ये हो नहीं सकता और 3/2L कैसे हो सकता है, मतलब ये तो कितना हो गया 3/2L, 1.5L, मतलब यहां बता रहा है ये वैसे नहीं होगा। 2/3L बिल्कुल पूरी संभावना है। 4/3L फिर गलत हो गया। 3/4 संभावना तो है, तो 2 संभावना होगी, इसलिए मैं सोल्व करने जा रहा हूं। अगर एक ही होता तो मैं सोल्व ना करता, अगर ये 5वां ना देता तो मैं सोल्व ही ना करता। लेकिन मान लो यार, अपन तो मान के चलते हैं कि अगर ऐसा दे दे तो हम क्या करें। बाकी सेंट्रोमास का जितना मुश्किल सवाल होगा, जितना ज्यादा हार्ड सवाल होगा, पेन उतना ही आपके जेब में होगा। बिल्कुल पेन ही नहीं उठाना, बस सोचना है और जवाब देना है। चलो आओ। सर आपको हटना होगा। अभी जो हमने लिया XCM बराबर DMX अपॉन DM, और ये 0 से L, उसने हमें दिया लैम्डा बराबर जो कि dm अपॉन dx है, जो कि ax है। यहां से dm की वैल्यू हम ले लेंगे और वो dm की वैल्यू आएगी ax डॉट dx। ये वैल्यू सर अपन को यहां पुट करनी है और समाकलन हमें आना चाहिए 0 से L, यह आ गया ax डॉट dx,
x बाहर आ जाएगा, फिर ये ax डॉट dx और वही 0 से l। यकीन करो ये x इससे इंटू हो जाएगा और ये a बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, a से एक कैंसिल हो जाएगा। तो सुनो, यहां वो ax दे चाहे 3x दे, क्या फर्क पड़ गया? ठीक है, तो a से a कैंसिल हो गया। फिर ये आया एक्स स्क्वायर डॉट dx समाकलन 0 से l अपॉन ये आया x डॉट dx और वही 0 से l। अब हमें समाकलन सर आना चाहिए, वहां से देखो समाकलन में क्या होता है, पावर में एक जुड़ता है, जुड़ी हुई पावर का भाग लगता है, तो पावर में एक जुड़ेगा x क्यूब बटा 3 और वही 0 से l अपॉन एक्स स्क्वायर बटा 2 और वही 0 से l। यकीन करो ऊपर आंसर आएगा हमारा l क्यूब बटा 3, नीचे आएगा l स्क्वायर बटा 2। मुझे ये लगता है कि ये कैंसिल हो जाएगा, 3 नीचे है 2 ऊपर जाएगा, तो 2 बटा 3 और l आएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसे याद रखें, यानी कि वास्तव में XCM की जो वैल्यू आ रही है वो 2 बटा 3l आ रही है, 0.67 l आ रही है, जो वास्तव में आधे से ज्यादा है लेकिन पूरे से कम है, ऐसा भी हम कह सकते थे। लेकिन दिक्कत तब है कि वो 3 बटा 4 भी दे दे। अब वो 3 बटा 4 यानी कि 0.75 ये भी आधे से ज्यादा है और पूरे से कम है, फिर आपको सोल्व करना पड़ सकता है। ठीक, चलो, पर ये सवाल 2-3 बार आ गया है तो ध्यान दीजिए। फिर आरपीएससी 2015 और ग्रेड फर्स्ट में आया भाई ये सवाल, द्रव्यमान केंद्र का सवाल, और बढ़िया सवाल है, मतलब आपके एग्जाम में आ सकता है। कहता है द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक बताइए आप। निर्देशांक मतलब ये आई कैप में, ये जे कैप में, ये आई कैप में, ये जे कैप में, ऐसा है। तो सर इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? करते हैं भाई सोल्व, बिल्कुल, अब जब लिखा है तो सोल्व करेंगे, कोशिश करते हैं। देखो, इस छड़ का द्रव्यमान अपने मन से काउंट करो। हाँ, ऐसा कर सकते हैं हम, एल लंबाई की छड़ का द्रव्यमान यहां काउंट करो और मान लो कि यह द्रव्यमान एम है और यहां इसका द्रव्यमान केंद्र बीचों बीच माना जाएगा, ऐसा भी हम ले सकते हैं। देखो क्या है यार, मतलब उसने अपन को इतनी छूट तो दे रखी है। एल लंबाई की छड़ है, द्रव्यमान केंद्र यहां है, इसका द्रव्यमान अपने एम मान लिया, उसने कुछ नहीं बोला, उसने बस लंबाई बोली, बस उसने ये बोला कि 3L 3L, ईमानदारी भी कोई चीज होती है। 3L लंबाई की कोई छड़ है, उसको इस तरीके से मोड़ा गया है L आकृति में, एक तरफ L और एक तरफ 2L। ठीक है, तो हमें पता है कि यार जितना द्रव्यमान ये है उसका दुगना द्रव्यमान ये होगा, मतलब इस छड़ का द्रव्यमान आप m लो तो इस छड़ का द्रव्यमान 2m होगा। इसका द्रव्यमान कहां केंद्रित माना जाएगा? सेंटर पे, तो इसका द्रव्यमान भी कहां केंद्रित माना जाएगा? सेंटर पे माना जाएगा। और ये कितना माना जाएगा? ये 2m माना जाएगा। सेंटर पे माना जाएगा मतलब ये दूरी l, ये बीच में माना जाएगा मतलब ये वाली दूरी l/2। अब सुनो, अब हमारे पास में दो पिंड हो गए, ये समझ लो, एक पिंड ये वाला, एक पिंड ये वाला, और इस बिंदु के सापेक्ष निर्देशांक पूछा है, इसको उसने मूल बिंदु बोला है। तो देखो 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 कितना आसान है। हाँ हाँ, यही ले लो, आरसीएम वेक्टर बराबर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया? अभी आज जो हमने स्टार्ट किया ना, पहला फॉर्मूला यही था। दो ही कणों की बात करें, दो ही पिंडों की बात करें तो इतना ही रखेंगे, वहां n की बात कर रखी थी हमने। ठीक है सर, तो हमें यह भी समझ में आया कि फॉर्मूला कैसे काम में लेते हैं। आगे बढ़ो सर, ये द्रव्यमान m1 बोल दो जिसका मान m है, यहां द्रव्यमान ये m2 बोल दो जिसका वास्तव में मान m2m है। और सुनो, इसके निर्देशांक क्या होंगे इस वाले के? इधर x उधर y, तो ये x में है और कितने दूरी पर है? l/2 i कैप में है, ये j कैप में 0, k कैप में 0। सर इसके भी निर्देशांक बताओ, ऊपर जा रहा है ना, इसके निर्देशांक होंगे l और j कैप। ये वैल्यू आप यहां पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखो m1 m लेता हूं, r1 की जगह मुझे क्या लेना पड़ रहा है? l/2,
और आई कैप, फिर प्लस m2 की जगह मुझे लेना पड़ रहा है 2m और r2 वेक्टर, मतलब इसके निर्देशांक कितने हैं l j कैप, तो ये l और j कैप अपॉन टोटल द्रव्यमान वो कितना होगा, यकीन करो 3m होगा। सर अब आपको सॉल्व करना है बस। तो मुझे ये लग रहा है देखो कि m से m चला जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूं। m यहां भी m है, यहां भी m है, कॉमन आ जाएगा, m से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर, ये 3 का भाग लगेगा तो l बटा 6 आई कैप प्लस 3 का भाग लगेगा 2 बटा 3 एल जे कैप, ये हमारा आंसर होगा। मतलब l बटा 6 और 2 बटा 3, l बटा 6 2 बटा 3 l बटा 6 2 बटा 3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब एक बात बताऊं, ये सवाल जो कि आरपीएससी में पूछा ग्रेड फर्स्ट में, मेरे मन से मैंने कुछ नहीं लिखा, ऑप्शन भी मैंने वही लिखे हैं जो उस पेपर में थे, और इस सवाल को हम बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते थे। जरा सोचो, मैं पानी पीता हूं, आप सोचो बिना पेन उठाए कैसे करते, और ऑप्शन हमारे सामने ये थे, मेरे मन से मैंने कुछ दिया नहीं। सॉल्व करेंगे तो ये वाला तरीका। आगे आओ सर, मैं बताऊं, एक मिनट नया पेज लेता हूं। द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है या निर्देशांक पूछ रहा है, यहां से पूछ रहा है। यहां ये बीच में है l बटा 2, ये कहां है, बिल्कुल l पर, समझो मतलब टोटल 2l है तो ये कहां पे है, l पे। इनको सर आप ऐसे आराम से यूं बढ़ा देना, और वो जो भी मिलेगा वो यहां कहीं मिलेगा, मतलब इस रेखा पर मिलेगा, समझो यहां कहीं मिलेगा। और ये बिंदु l बटा 2 आई कैप है, इससे तो कम, मतलब आई कैप वाले में l बटा 2 से कम, और यहां इसमें जे कैप वाले में l से कम, ऐसा होना चाहिए सर। मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, देखो एक मिनट, मैं ये भी कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आई कैप और जे कैप जो भी है हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है l बटा 2 आई कैप से कम, और यहां l जे कैप से कम। खैर ऊपर अपन ने आई कैप जे कैप लिख दिया है, तो आप यहां से इसको हटा सकते हो, जे कैप वाले को हटा सकते हो। इधर l बटा 2 से कम, इधर l से कम, और ये ध्यान रखो कि दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। यार बराबर कैसे हो सकते हैं, दोनों और बराबर तब होते जब ये भी l होता और ये भी l होता, तो जो निर्देशांक i कैप में वही होते j कैप में, पर यहां अलग अलग होंगे। तो अब सुनो ध्यान से, इतना टाइम मैंने लगाया ये भी गलत है, इतना टाइम मैंने आपको समझाने में लगाया ये भी गलत है। बस हमें पता है क्या ध्यान रखना है। हाँ यार ये ऐसा दे रखा है, मतलब x डायरेक्शन में द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कम होगी यहां से, और y डायरेक्शन में ज्यादा होगी और बराबर नहीं होगी। सर ऐसा कैसे, द्रव्यमान केंद्र हमेशा ज्यादा द्रव्यमान के नजदीक होता है, तो इधर द्रव्यमान ज्यादा है। अब वापस आ जाओ, ऑप्शन देखो, ये तो दे ही क्या दिया, 3 बटा 2l। ओ भाई साहब इसके हिसाब से यहां अरे ऐसा संभव ही नहीं है, मतलब बल्कि l बटा 2 से भी कम होना चाहिए था। ये 3 बटा 2l, ये 2 बटा 3l, इसलिए भाई साहब ये गलत लग रहा है, बल्कि गलत है, ये तो हमें पता ही नहीं है। l बटा 3 दोनों में बराबर दे दिया, गलत। l बटा 6 दोनों में बराबर दे दिया, ये भी गलत। तो जो हमारा आंसर आया, जो हमने हल किया, वो था l बटा 6 आई कैप और 2 बटा 3 जे कैप। ठीक, हाँ लंबाई है तो लंबाई के पदों में लगाओ। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी, और बात इतनी सी है, द्रव्यमान केंद्र ज्यादा द्रव्यमान के नजदीक होता है। ठीक, और सुनो, आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। हाँ तीसरा सवाल देखो भाई, एक चकती है जिसकी त्रिज्या r है, और इस चकती से
इस तरीके से एक टुकड़ा काट करके हटा दिया गया है। यह हटा दिया गया है, इसी चकती का व्यास है r, जबकि इसकी जो त्रिज्या है वो है r/2। वो तो आप समझ ही सकते हो। ध्यान दो, पेपर का लेवल जब अच्छा होगा तो ऐसे सवाल हमें पूछे जा सकते हैं। एक चकती है, त्रिज्या इसकी r है, चित्रानुसार एक छोटा भाग काट करके अलग कर दिया गया है। तो ऐसा करने से द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन बताओ। द्रव्यमान केंद्र पहली वाली स्थिति से कितना खिसक जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में खिसकेगा, ऐसा कुछ बताना है। द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखो मैं आपको बताऊं, यहां तो द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल सेंटर पे होगा, फिर आपने क्या किया, ऐसे काट दिया। तो भाई एक लाइन वो बना लो जो लाइन उसको दो बराबर भागों में बांटे, तो वास्तव में द्रव्यमान केंद्र इसी पर मिलेगा। पहले द्रव्यमान केंद्र यहां था, आज मान लो वो O' पर मिलेगा। हां बिल्कुल ऐसा ले लिया हमने। आज द्रव्यमान केंद्र यहां मिलेगा और मान लो इनके बीच की दूरी का मान कितना है, x है। x ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और आज ये x ही हमसे पूछ रहा है कि पहले तो यहां था लेकिन काटने पर इधर खिसक गया, तो फिर वो यहां पर आ गया, O' पर आ गया। और आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है सर, कैसे बताएं, देखो इससे मैं मिटा देता हूं। क्यों मिटाना है यार, क्यों मिटाना है? तो अब ध्यान से सुनना सर, उस टुकड़े को उठा करके मैं यहां रख दूं, तो द्रव्यमान केंद्र वापस ही आ जाएगा। हटा दूं तो यहां आ जाएगा, मतलब चकती लगा देता हूं तो यहां, हटा देता हूं तो यहां आ जाता है। अब क्या करना है, दो अलग अलग निकाय मान लो आप। एक निकाय ये मान लो, एक निकाय, एक सिस्टम ये मान लो। जब दोनों लगे हुए होते हैं तो सेंटर ऑफ मास यहां होगा, तो यही मान के चलो कि सेंटर ऑफ मास भैया यही है हमारे लिए। तो और दोनों ही पिंडों को आप मान के चलो कि हाँ दोनों ही पिंड यहां उपस्थित है और सेंटर ऑफ मास यहां है। इसका सेंटर ऑफ मास इस टुकड़े का तो बिल्कुल बीचों बीच होगा, कितनी दूरी पर, r/2 दूरी पर होगा, और इसका अपन से पूछ रहा है। ठीक है सर, तो फिर एक सूत्र जो भी मैंने बताया था, ये पहला निकाय समझ लो और आज इसको हम दूसरा निकाय समझ रहे हैं। और m1x1 बराबर m2x2 किसके रेस्पेक्ट में, इस बिंदु O के ही रेस्पेक्ट में ले लिया हमने। तो आज थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन देखना अब क्या करना है, इनके द्रव्यमान देखने। तो सुनना भाई, एक चकती का जो द्रव्यमान होता है वो होता है द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व। इसका आयतन लिया जाता है πr², इसकी मोटाई, आयतन तो ये हो गया, घनत्व d मान लो। मतलब मैं कह सकता हूं कि द्रव्यमान समानुपाती r² होगा। मैं समझ सकता हूं कि त्रिज्या का मान अगर आधा कर दिया तो द्रव्यमान 1/4 गुना हो गया। सपोज करो कि इसका द्रव्यमान m है, सोचो कि इसका द्रव्यमान m है, तो इस टुकड़े का द्रव्यमान m/4 होगा और बचा हुआ द्रव्यमान m माइनस m/4 बराबर 3/4 m इसका होगा। यानी कि ये जो टुकड़ा है पहला, इसका द्रव्यमान है 3/4 m। ये जो दूसरा टुकड़ा देख रहे हो, इसका द्रव्यमान हो गया m/4। दोनों मिलके कितने बनाएंगे, m बना लेंगे। बस ये वैल्यू यहां पुट करनी है। m1 की जगह 3/4 m, x1 को x हमें ज्ञात करना है, m2 बराबर m/4, और x2 कितना है भाई, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r/2। आपको ये समझना होगा, r/2। ये देखो इसका सेंटर मास तो बीच में होगा, जो कितनी दूरी पर होगा, r/2 दूरी पर होगा। तो ये r/2 सर आंसर आ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं एक लाइन का सवाल था, एक लाइन का सवाल है बस। m1x1 बराबर m2x2 ये फॉर्मूला हमें आता है, बस वैल्यू पुट करनी है। अब आप सोल्व करके देख लो। तो सर m से m चला जाएगा, ठीक है सर। 4 से 4 चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 6 आएगा। x का मान अगर मैं देखूं, यकीन करो x बराबर r/6 आएगा। इसमें है क्या कोई, बिल्कुल ये r/6 आएगा। तो इस सूत्र से ज्ञात करना है m1x1 बराबर m2x2। और हमने क्या किया, उसने बोला चकती में से एक टुकड़ा काट के अलग कर दिया, और हम क्या किए, उस टुकड़े को वापस लेके आ गए। हम तो उस टुकड़े को वापस लेके आ गए और अब द्रव्यमान केंद्र यही होगा। और हमने दो टुकड़े मान लिए, ये टुकड़ा अलग, ये टुकड़ा अलग।
अच्छा, इस टुकड़े का द्रव्यमान केंद्र तो हमें पता है बीचों बीच होगा, मतलब r/2 पर होगा। इसका द्रव्यमान केंद्र हमें पता नहीं है, वही तो ज्ञात करके बताना है। लड़ाई होती है फिर द्रव्यमान की। सपोज करो टोटल द्रव्यमान अगर m है, m समानुपाती r² होता है, तो भाई r त्रिज्या की चक्ति का द्रव्यमान m है, तो r/2 त्रिज्या वाली चक्ति का द्रव्यमान m/4 होगा। जब ये m/4 है तो ये 3/4 m होगा। अब दोबारा सुनो सिस्टम, ये टुकड़ा काट के अलग कर दिया, हम उठा करके वापस लेके आ गए और हमने समझा कि भाई साहब द्रव्यमान केंद्र यही है, हम तो यही लेंगे, लेकिन इन दोनों पिंडों को अपन अलग अलग पिंड मानेंगे, ये अलग वो अलग। इसके लिए द्रव्यमान 3/4m, उसके लिए m/4, इसकी पोजीशन r/2, लेकिन इसकी पोजीशन पूछ रहा है। आंसर आ गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। और सुनो, आज ये चक्ति दिया है सर, कल को वो गोला देगा, ठोस गोला देगा कल को। अब बताओ, अगर बता सको तो वीडियो को रोको और गोले के लिए, ठोस गोले के लिए ज्ञात करो, ऑप्शन इन्हीं में से कोई मिलेगा आपको। मैं बता देता हूं, अगर बात ठोस गोले की होती तो ठोस गोला काट करके अलग कर रहा है। अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि बार बार ऐसे डायग्राम नहीं बनाएंगे, भगवान ने अब हमें इतना बड़ा बना दिया है। ये देखो, गोले का ये भाग अलग, गोले का ये वाला भाग अलग, जो आप काट करके अलग कर रहे थे, लेकिन हम वापस लेके आएंगे। और सुनो, गोले का द्रव्यमान होता है 4/3 पाई r³ और d, यानी कि m समानुपाती r³। जिसकी त्रिज्या r है उसका द्रव्यमान m लिया है हमने, तो जिसकी त्रिज्या r/2 है इसका द्रव्यमान होगा m/8। मानो सर, मानो। अगर ये m/8 है तो इसका m माइनस m/8, इसका द्रव्यमान रहेगा 7/8 m रहेगा। अब आ जाइए, हमारे लिए तो यही सेंटर ऑफ मास है। इसको हटाने पर समझो कि वो सेंटर ऑफ मास यहां खिसक जाएगा। कितनी दूरी? x दूरी खिसक जाएगा। इसका द्रव्यमान केंद्र तो बिल्कुल बीचों बीच ही रहना है, वो कितना? r/2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये देखो, इसका द्रव्यमान केंद्र बीच में रहेगा, ये O है, ये O' है, ये x हमसे पूछा जा रहा है, ये r/2 है, इसका द्रव्यमान m/8 है, इसका द्रव्यमान 7/m है। ठीक है, तो बस इसे हम पहला पिंड और इसे हम दूसरा पिंड मानेंगे, और m1x1 बराबर m2x2, ये फॉर्मूला एक लाइन में आंसर आ जाएगा। m1 का मान 7/8m, x हमें पूछा जा रहा है, फिर ये कितना? m/8, और x2 कितना? r/2। सबको पता है। नहीं 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 नहीं, r/2, 8 से 8 गया, m से m गया, यकीन करो x बराबर r/14 रहेगा। क्या उधर था क्या ऐसा ऑप्शन? हाँ, वो चौथा ऑप्शन होता अगर ये ठोस गोला होता तो। फिर सवाल आया है, देखो बढ़िया सवाल है। आप एक बार फिर वीडियो को रोको और सोल्व करने की कोशिश करो, हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिंदु O के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताओ। क्या दिया है? एक त्रिभुज है, भुजा A और A, ये x और ये y लाइन है। यहां पे m द्रव्यमान, यहां पे 2m द्रव्यमान और यहां पे 3m द्रव्यमान रखे गए हैं। तो इस बिंदु के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताओ। ठीक है, आज मैं सोच रहा हूं नए कलर का पेन लेते हैं, देखें लाल पेन लेते हैं। अब देखो सर, इसके निर्देशांक बता दीजिए आप तो मेरे को। इसके निर्देशांक होंगे 0 0 0, क्योंकि मूल बिंदु पे है। सर इसके निर्देशांक बता दीजिए, क्योंकि मुश्किल यही है। इसके निर्देशांक इधर आते हैं अपन x की तरफ, तो आएगा देखो a/2, एक तो ये। अच्छा, ऊपर की ओर देखें तो ये वाला निर्देशांक, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं a हो गया, a/2 हो गया, a² माइनस a²/4, तो √3/2 a हो गया। यकीन करो √3/2 और a ये हो गया j कैप में। अच्छा, k कैप तो है ही नहीं, तो उसकी बात क्यों करें अपन, ठीक है, क्योंकि ये कहता है ये निकाय xy तल में है। इसके भी निर्देशांक बता दीजिए सर। इसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट इस वाले डायरेक्शन में तो कितना होगा? ये देखो a i कैप, और j वाले में कितना होगा? 0।
बस। मतलब ये कि R1 वेक्टर तो ये आ रहा है, मतलब ये R2 वेक्टर ये आ रहा है, और मतलब ये R3 वेक्टर ये आ रहा है। और अब क्या ज्ञात करना हमें? RCM वेक्टर बराबर M1 R1 वेक्टर, M2 R2 वेक्टर, M3 R3 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। यकीन करो आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। आप खुद सोल्व करना, बस वैल्यू पुट करनी है भाई, जितनी जगह है उतनी तो मैं बता देता हूं। RCM वेक्टर बराबर M1 है M, R1 वेक्टर कितना है? वो 3 0 हो गया। M2 कितना है भाई? 2M है। निर्देशांक देखो R2 वेक्टर के निर्देशांक A/2 I कैप प्लस √3/2 J कैप। हो सकता है बोर्ड से आपको कुछ दिक्कत हो रही हो। फिर प्लस M3 का मान कितना है? 3M, और इसमें आएगा A I कैप। भाग देना है अपन को M 2M 3M, मतलब 6M का भाग देना है, और आपको सॉल्व करना है, हल करना है। तरीका पता होना चाहिए। क्यों? कल को M 2M 3M ऐसे भी दे सकता है, M ऐसे भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है वो। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। ये 5वां सवाल, एक बार में वापस अपने मूल पेन में आते हैं। वो कहता है कि H और Cl, इसके लिए द्रव्यमान 1 है, इसके लिए द्रव्यमान 17 और 35 है। इनके बीच की दूरी का मान 1 एंगस्ट्रम है। सेंट्रोमास पक्का ही क्लोरीन की तरफ होगा। तो वो पूछता है बताओ हाइड्रोजन से तो कितनी दूरी पर है, क्लोरीन से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कितनी दूरी पर है। ऐसे सवाल हमें पूछ सकता है। तो हम डरते हैं का? हम डरते हैं का? ये वाली दूरी कितनी है? x। देखो क्या करना है, x1 बराबर x1 क्या है? m1 से दूरी है। इस m1 को छोड़ो, दूसरे वाला द्रव्यमान लो m2, दोनों को जोड़ के भाग लगा दो और टोटल दूरी से गुणा कर दो। x1 बराबर, यानी कि इसे आप 1 समझिए, x1 बराबर m2 किसका लेना है? क्लोरीन का द्रव्यमान 35 लेना है। फिर दोनों को जोड़ना है 1 प्लस 35 और टोटल दूरी का मान x, जो कि 1 एंगस्ट्रम है। यकीन करो इसका मान 35/36 और x आएगा इसका मान 35/36 गुणा 1 और 1 एंगस्ट्रम में आएगा। बस आंसर आ गया हमारा। ओके, तो सर आप है ना x2 भी बताओ। देखें, अरे क्या बात कर रहे हो यार। x2 बराबर देखो, जहां से द्रव्यमान ले रहे हो उसको छोड़ो, दूसरे वाला द्रव्यमान लो, तो m1 ले लिया, दोनों को जोड़ के भाग लगा दो, भाग लगा दिया, टोटल दूरी से गुणा कर दो, गुणा कर दिया। m1 का मान 1, 1 प्लस 35, x का मान 1 एंगस्ट्रम। यकीन करो इसका मान 1/36 एंगस्ट्रम। ये आंसर आ गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। हाँ, कुछ नोट लगा के मैंने बातें करी है। सममित वस्तु का तो हमने देखा, किसी एक अलग प्रकार की वस्तु के लिए भी हमने ज्ञात किया, लेकिन ये कुछ हैं जिनके आपको याद रखने होंगे। ये शंकु है सर, शंकु, कौन जिसे कहते हो, जिसकी ऊंचाई h है। ये एक त्रिभुजाकार प्लेट है सर, जिसकी ऊंचाई भी h है। ये खोखला गोला है, लेकिन वो भी अर्ध खोखला गोला। ये वलय है, लेकिन ये अर्ध वलय है। और अब इसकी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आधार से बतानी है। ये ठोस गोला है और ये आदि चक्ति है। हमें जो पूछ सकता है, एक तो अर्ध ठोस गोला में पूछ सकता है, क्योंकि इसका जिक्र कर रखा है राजस्थान बोर्ड की बुक में, और एक हमें पूछ सकता है शंकु वाला। तो शंकु के लिए तो आपको h/4 याद रखना है। आधार से ये आधार से है, ये आधार से h/4, और इसके लिए 3/8 r। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है। लेकिन बाकी चलो, मैं सोच रहा था कि मैं जब 2 बता रहा हूं तो बाकी चीजें भी बता दूं। इसे याद करने की एक जो ट्रिक है, जो सदियों से चली आ रही है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है, सदियों से चली आ रही है, वो है सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। हाँ, तो ये ऋतिक रोशन श्रीदेवी के टाइम की समझ लो, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। अच्छा, इससे क्या देखो, क्या क्या सिस्टम है, 4 3 2 2 3 4, कैसे भी ले लो, 4 3 2 2 3 4, कैसे भी ले लो, 2 3 4 2 3 4, भाई ऐसे रखो आप। फिर यहां
इसमें ये पाई का भाग देना ध्यान रखना है, 8 का भाग देना ध्यान रखना है और 3 पाई का भाग देना ध्यान रखना है। मतलब ये चीज आपको थोड़ी सी अलग से ध्यान रखनी है। अब वो देखो आपकी मर्जी, आप कैसे याद करते हो, आप अपने हिसाब से कोई और भी ट्रिक बना सकते हो। अब यहां देखो ऐसा था वास्तव में, ऐसा 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 ऐसा, हाँ, पाई 8 3 पाई। अब ये तो है ही, देखो क्या है, 2 3 4 ऊपर लिया, 2 3 4 मतलब इधर से 2 3 4 2 3 4, फिर इधर क्या लिखा, इधर लिखा पाई, इधर लिखा 8, इधर लिखा 3 पाई। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब एक कौन किसका है, सिनेमा टाइम, सी का मतलब है कोन और कोन की ऊंचाई देगा ऐसे, टी का मतलब है ट्राइंगल प्लेट, इसकी ऊंचाई देगा, ये एच का मतलब है होलो स्पेयर, इसकी त्रिज्या ही देगा। भाई साहब आर का मतलब है रिंग, इसके लिए त्रिज्या ही देगा। कौन आया भाई, एस का मतलब है सॉलिड स्फेयर, सॉलिड 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 स्फेयर, लेकिन वो भी आधा, इसके लिए आर लिया जाएगा। और डी का मतलब है डिस्क, इसके लिए आर लिया जाएगा। आर 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 एच और एच। अब भाई यार कैसे भी याद करो, लेकिन आप इसे याद रखना। बाकी मैंने नीचे लिख रखा है, ये शंकु के लिए, त्रिकोणीय प्लेट के लिए, खोखला गोला, अर्ध वलय, अर्ध ठोस गोला और अर्ध चक्ति के लिए। अर्ध क्यों बोल रहे हो, अरे पूरी चक्ति के लिए तो यार बीच में होगा ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई अब आगे आगे कोई सवाल रहा नहीं, तो आगे कोई सवाल रहा नहीं। एक चीज और, आप इस सवाल का भी जवाब मुझे घर से देना। ये ऐसी कोई प्लेट है, मूल बिंदु है, ये x है, ये y है, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी h और ये दूरी भी h, ठीक है, इधर भी h इधर भी h, और मूल बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताओ। तो आपको बतानी है सेंटर ऑफ मास की स्थिति बताओ, की स्थिति। ये मेरे को ध्यान नहीं है कौन से एग्जाम में आया था, लेकिन आया हुआ है, इसलिए मेरा मन नहीं करा इसे छोड़ने का। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताओ, उसकी निर्देशांक बताओ। ऑप्शन दे रहा हूं सर, h बटा 2 आई कैप, h बटा 2 जे कैप, दूसरा h बटा 3 आई कैप, h बटा 3 जे कैप, तीसरा h बटा 2 आई कैप, h बटा 3 जे कैप, चौथा ऑप्शन भी वही दे रहा हूं जो एग्जाम में थे, h बटा 3 आई कैप और h बटा 2 जे कैप। क्या लगता है सर आपको? तो हिंट मैं दे देता हूं आपको, देखो हिंट इसका यह होगा कि यार सोचो जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी इधर है, समझना। तो जो निर्देशांक आई कैप में आएंगे वही जे कैप में आएंगे, ये तो पक्का हो गया। इधर ये गलत हो गया क्योंकि दोनों में अलग अलग हैं, इधर h बटा 2 h बटा 3 वैसा भी गलत हो गया, बचा ऊपर वाला। और सुनो, अगर वास्तव में ये प्लेट ऐसे ना हो करके ऐसी होती, सोचो मतलब ऐसे वर्गाकार प्लेट होती, तो द्रव्यमान केंद्र बीचों बीच होता जिसके निर्देशांक h बटा 2 और h बटा 2 होता, लेकिन तब होता जब ये वर्गाकार प्लेट होती। अरे भाई इसको हटा दिया, यहां से इस वाले भाग को हटाया गया है, अब इस वाले भाग को हटा दिया गया है तो द्रव्यमान केंद्र और नजदीक आ जाएगा। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति h बटा 2 से और कम होगी, जो कि h बटा 3 और h बटा 3 होगी। तो आंसर तो मैंने बता दिया है कि आपको पेन नहीं उठाना, वहां इतना तो समझना होगा। और इस सर हम तो h बटा 2 सोच रहे थे, नहीं सोचना था। और क्यों सोचोगे, क्या हो रहा है भाई तेरे को? अगर इसे हम पूरा लिखते तब आप कहते, अगर ये पूरा होता तब h बटा 2 कहते, पर इसको तो ले ही नहीं रहा वो, तो फिर क्या होगा, h बटा 2 से भी कम, इससे भी कम। सर कोई तरीका सोल्व करो तो घर पे सोल्व करना। ऐसे सवालों में अपने मन से इस कोने पर द्रव्यमान m मान लेना, इस कोने पर द्रव्यमान m मान लेना, इस कोने पर द्रव्यमान m मान लेना, ये h ये भी h, और वैसे ही सॉल्व करना जो RCM का फॉर्मूला था। अगर आपको लगता है कि ऐसे आपको याद नहीं हो रहा तो ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे।
हाँ, ये कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं अब हम अगले वीडियो के साथ। और हां, वो कोणीय संवेग संरक्षण वाली बात आप एक बार प्लीज पढ़ लेना, चाहे बुक से पढ़ लेना, क्योंकि वहां से एक सवाल पक्का आएगा। और कोणीय संवेग संरक्षण के अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अनुप्रयोग इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बोलूं, जिसमें वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल देगा कि कोई लड़की है, अपनी भुजाएं फैला के खड़ी है और घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, वो अपने हाथों को सिकोड़ लेती है, तो कोणीय वेग का मान ज्यादा हो जाएगा। ये इसका आंसर है। जड़ता गुण कम हो जाएगा और कोणीय संवेग नियत रहेगा। ऐसे ही कि अगर ध्रुव से बर्फ पिघल करके विषुवत रेखा पर आ जाए, पृथ्वी की बात कर रहा है, ध्रुव से बर्फ पिघल करके विषुवत रेखा पर आ जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा, पृथ्वी का जड़ता गुण बढ़ जाएगा, आई बढ़ जाएगा, तो ओमेगा घट जाएगा। ओमेगा घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, दिन रात की अवधि बढ़ जाएगी। ऐसे पृथ्वी को अचानक सिकोड़ दिया जाए, त्रिज्या कम कर दी जाए, जो हमने सवाल दिया, त्रिज्या कम करने से जड़ता गुण का मान कम होगा, ओमेगा का मान ज्यादा होगा, आवर्तकाल कम होगा, दिन रात की अवधि कम हो जाएगी, टी समानुपाती आर स्क्वायर, त्रिज्या आदि, तो आवर्तकाल 1/4, जो कि 6 घंटे जो हमने सवाल दिया, तो वो एक बार आप देख लेना। चलो ठीक है, अब मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, नई यूनिट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।